नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में केवीएस टीजीटी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम उसी के सिलेबस के अनुसार आज कक्षा 9वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज एक जिसका गद्य खंड को हम देखेंगे। इस वीडियो में हम गद्य खंड के 2 पाठ को लिए हैं, जिसमें पहला पाठ है 2 बैलों की कथा और दूसरा है लहासा की ओर। तो इन दोनों पाठों के लेखक परिचय और पाठ के सार और उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हिंदी साधन टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी और वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 2 बैलों की कथा। इस कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। लेखक का परिचय को हम थोड़ा सा देखेंगे, एक नज़र डालेंगे, क्योंकि लेखक परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेखक परिचय कुछ इस प्रकार से है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। लेखक के बचपन का नाम धनपत राय था। आप यहाँ पर देख रहे हैं येलो मार्कर से लगा हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इनका बचपन का नाम धनपत राय था। ये सभी आपको याद रखना है। बचपन में ही पिता के मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई थी। वे 10वीं पास करते ही प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने BA पास किया। तत्पश्चात उनकी नियुक्ति स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में हुई। गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी त्याग दी और 1920 में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे लेखन कार्य में के प्रति समर्पित हो गए और इस महान साहित्यकार का निधन 1936 ईस्वी में हो गया। तो इनका जन्म 1880 को और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में। अब इनकी रचनाओं पर हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ये कहानीकार माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ तथा 11 उपन्यास लिखे हैं। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। उपन्यास है इनका गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रय, वरदान, कायाकल्प, निर्मला, रंगभूमि, गवन तथा कर्मभूमि। इनकी कहानियां हैं कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्त सरोज, अग्नि समाधि, प्रेम गंगा और सप्त सुमन आदि। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का ही नाम दिया है, सभी कहानियों के नाम नहीं दिए हैं। और इनके नाटक है, इन्होंने नाटक लिखा है। नाटक का नाम है करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। ये इनका नाटक है। इन्होंने संपादन का कार्य भी किया था। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि संपादन कार्य में इन्होंने हंस जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। निबंध पर इनका निबंध में कुछ विचार है। और साहित्यिक विशेषता पर अगर बात करते हैं तो प्रेमचंद्र ने राष्ट्रीय जागरण और तमाम समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। उनके लेखन में देश प्रेम एवं देशभक्ति का स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया था। इन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दुर्दशा का चित्रण अपने लेखन में किया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का, ऋणग्रस्ता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयां, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल विवाह, बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि को भी प्रभावशाली साहित्य सृजन किया है। तो इस प्रकार से अब हम इनके जो पाठ का नाम है 2 बैलों की कथा,
इस पाठ के सारांश को देखने से पहले प्रेमचंद्र की साहित्यिक विशेषता पर भी नज़र डालेंगे कि प्रेमचंद्र ने राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार को अपने लेखन का प्रमुख विषय बनाया। इनकी साहित्यिक विशेषता है, तो ये आपको इस पाठ के लिए ही नहीं, आपको जानना भी जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको, और पूरा देखना है, ताकि ये आपके टीजीटी के लिए ही विशेष रूप से ये वीडियो बना है कि अगर आप केवीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हों। तो आइए, इनकी साहित्यिक विशेषता को तो हमने देख लिया है कि जागरण सुधार, राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार, इस प्रकार से इनकी साहित्य की कुछ विशेषता थी। और उन्होंने लेखन में देश प्रेम एवं देशभक्ति का स्वर होने के कारण उनकी जो लेखन थी तो जिसमें देशभक्ति और देश प्रेम का भाव था, इसीलिए उनकी कृति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उस कृति का नाम था सोजे वतन, और उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों एवं शोषितों की दुर्दशा का अपनी रचनाओं में बड़ा ही सुंदर चित्रण किया करते थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं, ऋणग्रस्ता, अशिक्षा के अलावा जो भी व्याप्त समाज में बुराइयां थी, नशाखोरी, शोषण, बेमेल विवाह, बहु विवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भी उन्होंने अपने साहित्य में प्रभावशाली सृजन किया। इनकी भाषा शैली जो थी तो ये जनसाधारण के साहित्यिक भाषा थी, और इनकी भाषा बड़ी ही सरल, मुहावरेदार और व्यवहारिक शब्दों से युक्त थी। इन्होंने लोक भाषा में साहित्य सृजन किया था। उनके पात्रों की भाषा वातावरण तथा मनोदशा के अनुकूल है, और वे बड़े से बड़ी बात भी सरल शब्दों और संक्षेप में कहने में सिद्धस्त है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का अपने लेख में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको यह जानकारी मिला कि प्रेमचंद्र ने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी अपने साहित्यिक रचना में प्रयोग। अब पाठ के सारांश को देखते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार से है कि दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है, और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने हीरा और मोती नामक दो बैल, जो सीधे साधे भारतीय के प्रतीक है, वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में आज़ादी पा ही लेते हैं। इस तरह से परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है। तो आप दो बैलों की कथा को तो सुने ही होंगे, लेकिन पाठ के संक्षिप्त सारांश कुछ इस प्रकार से है कि यह कहानी आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी कहानी है, जिसमें बार बार संघर्ष करते हुए दो बैल अंत में आज़ादी पा ही लेते हैं, और इस तरह से यह कहानी आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है। आइए हम इस पाठ में जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के नज़र से उपयोगी है। प्रश्न है, विषाद अस्थायी रूप से किसके चेहरे पर छाया रहता है? ऑप्शन है दो बैलों के, कुत्ते के, गधे के, या कांजी होम में बंद जानवरों के। तो विषाद किसके चेहरे पर छाया होते हैं? गधे के चेहरे पर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गधे के गुणों की तुलना किसके साथ की गई है? ऑप्शन है ऋषि मुनियों के, कुत्ते के, बेवकूफ़ के, या पुजारियों के। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऋषि मुनियों के। अगला जो प्रश्न है, भारतीयों की कहाँ दुर्दशा हो रही है? तो भारतीयों की दुर्दशा कहाँ हो रही है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, क और ख दोनों, अफ्रीका में और अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारतीय 4 पैसे कब के लिए बचाकर रखते हैं? तो भारतीय 4 पैसे बचाकर अपने बुरे समय के लिए रखते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आस्था, दूसरों की लकड़ी, सर्वोच्च सीमा, निम्नतम सीमा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सर्वोच्च सीमा। आइए बहुविकल्पी प्रश्नों की में और भी कुछ प्रश्न है जिसे हम देख लेते हैं। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है?
कुत्ते को कहा गया है, घोड़े को, बैल को या सांड को? तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसे कम गधा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है, वह अधिक ताकतवर है, उसे खली, चूनी, चोकर, दाना आदि चाहिए, उसमें संतोष की भावना कम है, उसकी कीमत अधिक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उसे कम गधा क्यों कहा जाता है? उसमें संतोष की भावना कम है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बैल के बारे में लेखक की क्या राय है? तो बैल के बारे में लेखक की क्या राय है? वह बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ है, वह बहुत बुद्धिमान है, वह पूजने के काबिल है, वह गधे से कम बेवकूफ़ है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वह गधे से कम बेवकूफ़ है। अगला प्रश्न है, बैल कभी मारता है, कभी काम के लिए अड़ जाता है, ऐसा करके वह क्या प्रदर्शित करता है? तो ऐसा करके वह, ऑप्शन है, अपनी शक्ति, अपनी जिद, अपना असंतोष, अपना महत्व। तो वह अपना असंतोष प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, जो उसे कम ही गधा है, वाक्य में गधा शब्द का विपरीतार्थक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन पहला है गधी, दूसरा मूर्ख, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ, चौथा ऑप्शन है होशियार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, होशियार। अगला प्रश्न है, यहाँ दोनों मित्र कौन है? ऑप्शन है गया और झूरी, गया और उसका मित्र, हीरा और मोती, बैल और गधा। तो यहाँ दोनों मित्र है, हीरा और मोती। अगला प्रश्न है, सांड को किस बात का अनुभव न था? तो सांड को अनुभव नहीं था युद्ध में घायल होने का, या शत्रुओं से एक साथ लड़ने का, या एक एक शत्रु से अलग अलग लड़ने का, या बैल से लड़ने का। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का सांड को इसका अनुभव नहीं था। अगला प्रश्न है, मल्ल युद्ध का अर्थ है? ऑप्शन है अखाड़े में तीन के साथ ही जाने वाली कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है अनेक के साथ अकेले लड़ना, तीसरा ऑप्शन है दो कमज़ोर व्यक्तियों के साथ लड़ना, चौथा ऑप्शन है दो के बीच होने वाली कुश्ती। तो मल्ल युद्ध का अर्थ हुआ दो के बीच होने वाली कुश्ती। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोनों ने मिलकर युद्ध किया और सांड को पराजित कर दिया, इससे क्या संदेश मिलता है? ऑप्शन है हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है एकता में शक्ति होती है, तीसरा ऑप्शन है मिलकर लड़ने से जीत मिलती है, चौथा ऑप्शन है अकेले नहीं लड़ना चाहिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एकता में शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, तजर्बा शब्द में बना विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो विशेषण है वह है तजरबी, तजरबी, तजुर्बेकार, तजर्बाहीन। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तजुर्बेकार। अगला प्रश्न है, दो मित्र कितने दिन बंधे थे? तो दोनों जो मित्र थे इस कथा के अनुसार तो कितने दिन तक बंधे थे? 2 दिन तक, 5 दिन तक, 7 दिन तक या 4 दिन तक? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हीरा और मोती ये 1 सप्ताह तक दोनों बंधे थे। अगला प्रश्न है, उन्हें दिन में कितनी बार चारा दिया जाता था? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 भी बार नहीं। तो उन्हें 1 भी बार चारा नहीं दिया जाता था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न है, बारे के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी? तो बारे के सामने डुग्गी क्यों बजने लगी? ऑप्शन है क्योंकि लोगों को दोनों का कर्तव्य देखना था, क्योंकि दोनों को नीलामी में बेचना था, तीसरा ऑप्शन है कोई
अपने जानवर खुला न छोड़े यह बताना था। चौथा ऑप्शन है दोनों के लिए चंदा एकत्र करना था। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दोनों बैलों की नीलामी में बेचना था, इसलिए बाड़े के सामने टुगी बजने लगी। और अगला प्रश्न है, वहाँ 50-60 लोग क्यों इकट्ठा हो गए थे? तो वहाँ 50-60 लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? ऑप्शन है दोनों के अंतिम दर्शन हेतु, दोनों के लिए चारा लाने के लिए, दोनों को खरीदने के लिए, दोनों के फ़ोटो खींचने के लिए। तो दोनों के फ़ोटो खींचने के लिए नहीं है, दोनों के अंतिम दर्शन हेतु भी नहीं, दोनों को खरीदने के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्बल शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन जोरबल, जोरवल, दुर्बजोल अल, दुर्बजोल ल। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दुर्जोर बल। कई लोग इसको दुर्धन बल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसका बहुविकल्पिक प्रश्नों को भी देखा। आइए अब दूसरे पाठ ल्हासा की ओर बढ़ते हैं। ल्हासा की ओर इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। आइए लेखक परिचय पर भी एक नज़र डालते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में बंदहा गांव में 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में थी और उच्च शिक्षा काशी, आगरा में हुई। काशी, आगरा और लाहौर में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बाद राहुल संकृत्यायन नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। तो राहुल संकृत्यायन इन सभी भाषाओं को जानते थे और उनके ज्ञान के आधार से ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। तो हिंदी शास्त्र में, हिंदी साहित्य में महापंडित के नाम से जाने जाते हैं राहुल संकृत्यायन। वे घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्राएं की थी और साहित्य के ये महापंडित 1963 ईस्वी में इन्होंने संसार को छोड़ दिया। इनकी रचना परिचय जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के ये घनी थे। राहुल संकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है और उनकी कृतियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनके अन्य साहित्य पर भी अगर बात करें तो दर्शन दिग्दर्शन, 20वीं सदी, बेलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि इनके अन्य साहित्य है। और यात्रा साहित्य में मेरी जीवन यात्रा जो कि 6 भाग में है, राहुल यात्रावली, घुमक्करी शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि इनके यात्रा साहित्य है। साहित्यिक विशेषता पे बात करें तो यात्रा वृत्तांत लेखक में संकृत्यायन जी का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने घुमक्करी के शास्त्र की रचना की। इन्होंने घुमक्करी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को भी घुमक्कर का उद्देश्य बताया। इनसे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी, साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। राहुल संकृत्यायन की भाषा शैली जो थी वो परिनिष्ठ और शुद्ध भाषा थी। इनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग है। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग भी इनके भाषा की रोचकता को बढ़ा देती है। पाठ के सारांश की अगर बात करें तो ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया पाठ है। उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की
उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यात्रा भिखमंगे के छद्म भेष में की। तो लेखक यह यात्रा भिखमंगे के भेष में इन्होंने इस यात्रा को संपन्न किया, ताकि भिखमंगे को देखकर किसी प्रकार का उन्हें किसी को संदेह न हो और कोई उन्हें जाने से रोके भी नहीं। इसलिए लेखक ने भिखमंगे का भेष धारण कर इस यात्रा को किया। इस पाठ में उन्होंने लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इसमें तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती है। तो कुल मिलाकर इस पाठ में तिब्बती समाज के बारे में जानकारियाँ मिलती है, वहाँ के रहन सहन, खान पान और किस प्रकार से लोग अतिथियों के स्वागत करते हैं और कैसे मिलकर रहते हैं, या उनके बीच में पर्दा प्रथा नहीं होती है, इन सब का इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब वह फरी कलिपयोग का रास्ता नहीं खुला था, तो इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था और इस पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने थे, जिसमें चीनी सेना रहती थी और कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक प्रत्यक्ष किले के पास चाय पीने के लिए रुका था और वहाँ पर उन्होंने वहाँ का किस प्रकार से वर्णन किया है कि यात्रियों के लिए किस प्रकार से जब कोई यात्री किसी के यहाँ ठहरते थे तो वहाँ पर उन्होंने ये महसूस किया कि जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी और वहाँ जो यात्री थे वे अपने लिए चाय खुद बनाकर पी लेते थे और उन्होंने वहाँ के वातावरण के मनोरम दृश्य को, पहाड़ों का भी वर्णन किया है। लेखक ने रास्ते पर लौटते समय भी कई सारे दृश्यों का वर्णन किया है। तिब्बत की कड़ी धूप में लेखक किस प्रकार से 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके बैठे और गर्मी जब लग रही थी तो किस प्रकार से लेखक महसूस कर रहे थे। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी थी और जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है और जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाते थे। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते थे जो राजा से कम नहीं होते थे। तो इस प्रकार से वहाँ का लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है तिब्बत के समाज का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ की हर चीज़ का उन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। तो आइए अब हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए बहुविकल्पित प्रश्नों को। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यापारी ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। यहाँ किस रास्ते की बात की गई है? तो यहाँ पर आपको किस रास्ते की बात की गई? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान के बीच के रास्ते, भारत जापान के बीच के रास्ते, और नेपाल से चीन जाने के रास्ते, या नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नेपाल से तिब्बत जाने के रास्ते। अगला प्रश्न है, उस बिंदु को स्पष्ट कीजिए जिसे पता चलता है कि यह सैनिक रास्ता भी था। तो यहाँ ऑप्शन है कि वहाँ अनेक सैनिक घूमते थे, वहाँ जगह जगह पर चौकियाँ एवं किले बने थे, वहाँ हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती थी और वहाँ पहले कई बार सैनिकों ने यात्रियों को बचाया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि वहाँ जगह जगह पर चौकियाँ एवं किले बने थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फौजी चौकियों में कौन रहा करते थे? ऑप्शन है भारतीय फौज, नेपाली फौज, तिब्बती फौज, चीनी फौज। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चीनी फौज। फौजी चौकियों में चीनी फौज रहा करते थे। अगला प्रश्न है, आज उन किलों में क्या बदलाव आ गया है? ऑप्शन है किले के कुछ भागों में किसान रहने लगे हैं। दूसरा ऑप्शन है सैनिकों के परिवारों को आवंटित कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है सैनिक प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। चौथा ऑप्शन है सैनिक स्मारक बना दिए गए हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किले के कुछ भागों में किसान रहने लगे हैं।
अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्याकरणिक आधार पर निम्नलिखित में से क्या है? तो व्यापारिक शब्द व्याकरणिक आधार पर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो विशेषण है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, वाक्य में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारतीय सैनिकों के लिए, सुमति और उनके साथियों के लिए, लेखक और उनके साथियों के लिए, या तिब्बती सेनानायक और उनके साथियों के लिए? तो यहाँ पर लेखक और उनके साथियों के लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किले को परित्यक्त क्यों कहा गया है? ऑप्शन है, किला चारों ओर से तारों से घिरा था, किले पर अब सैनिक उपयोग नहीं होता था, किले को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया था, या किले में अनाथालय बना दिया गया था? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। किले पर अब सैनिक उपयोग नहीं होता था, इसीलिए किले को परित्यक्त कहा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत न होना किस सामाजिक विशेषता की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, उन्हें सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान न था, वहाँ गांधी जी के सिद्धांतों का पालन होता था, वे एक दूसरे को छूते भी न थे, वहाँ सामाजिक समता थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वहाँ सामाजिक समता थी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बहु या सास अपरिचित यात्रियों को की किस प्रकार से मदद करती थी? ऑप्शन है, वे उन्हें चाय पका कर दे देती थी, उन्हें रात में ठहरने की जगह दे देती थी, उन्हें सही सही रास्ता बता देती थी, या उनके लिए सवारी का प्रबंध कर देती थी? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यात्रियों को वे चाय पकाकर दे भी देती थी और यात्रियों को अपनी मर्जी से वो चाहे तो चाय बना भी सकते थे। इस पाठ में ऐसा है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में औरतों की स्थिति अच्छी है, यह किस विकल्प से ज्ञात होता है? ऑप्शन है, वे स्वावलंबी है, वे अपने लिए स्वयं काम चुन सकती है, अपने फैसले स्वयं लेती है, या वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है? तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है। प्रश्न है, अपनी यात्रा की अवधि में लेखक उनमें से कहाँ ठहरा था? ऑप्शन है, शानदार होटल में, तिब्बत पर्यटन केंद्र में, परित्यक्त चीनी किले में, परित्यक्त तिब्बती किले में? तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कि लेखक परित्यक्त चीनी किले में ठहरे हुए थे। अगला प्रश्न है, लेखक और उनके साथी किस भेष में यात्रा कर रहे थे? ऑप्शन है, पत्रकार के भेष में, भिखमंगे के भेष में, व्यापारी के भेष में, या पुलिस के भेष में? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भिखमंगे के भेष में। अगला प्रश्न है, 5 साल बाद लेखक वहाँ किस रूप में आया था? ऑप्शन है, भद्रयात्री के रूप में, सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, भिखमंगे के रूप में, या पत्रकार के रूप में? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भद्रयात्री के रूप में। 5 साल बाद लेखक वहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, लेखक को उस यात्रा में शाम के समय ठहरने की अच्छी जगह क्यों नहीं मिल पाई थी? ऑप्शन है, लेखक के पास उन्हें देने के लिए पैसे न थे। दूसरा ऑप्शन है, उस समय गांव वाले का होश आवास ठीक न था। तीसरा ऑप्शन है, लेखक उन्हें परिचय पत्र नहीं दिया पाया था। चौथा ऑप्शन है, उस गांव में ठहरने की कोई जगह ही न थी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उस समय गांव वाले का होश हवास ठीक न था। अगला प्रश्न है, हांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह क्यों है? तो हांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह क्यों है? ऑप्शन है, ये 16 सहस्त्र फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ हमेशा तिब्बती पुलिस घूमती है, यहाँ यात्रियों को हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है, या यहाँ हमेशा तिब्बत की खुफिया पुलिस तैनात रहती है? कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यात्रियों को हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है,
हांडे की आवासीय स्थिति निम्नलिखित में से कैसी है? ऑप्शन है, यहाँ गांव बहुत पास पास हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, यहाँ गांव तो कम है पर यात्री बहुत अधिक संख्या में दिखते हैं, या यहाँ गांव तो बहुत पास है किंतु कोई रहता नहीं है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। तो हांडी एक आवासीय जगह है जहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं है और सुरक्षा सीमा भी वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए वह जगह जो है वह कुछ डरावनी या सुनसान है, खतरनाक जगह है। प्रश्न है, डाकुओं के लिए हांडे सबसे अच्छी जगह क्यों है? ऑप्शन है, यहाँ लूटने के लिए बहुत से यात्री मिल जाते हैं, यहाँ पुलिस भी उनसे डरती है, हांडे पर उनके तस्करों से हथियार मिल जाते हैं, यहाँ दूर दूर तक कोई भी आदमी न दिखने का लूट और हत्या का कोई गवाह नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा कि लूट और हत्या का उन्हें कोई गवाह नहीं मिल पाता है दूर दूर तक। अगला प्रश्न है, तिब्बत सरकार की कौन सी विशेषता उन्हें अन्य सरकार से अलग करती है? तो तिब्बत सरकार की कौन सी व्यवस्था उन्हें सरकार से अलग करती है? तो वहाँ की व्यवस्था है कि सरकार पुलिस और खुफिया विभाग पर कम खर्च करती है। अगला प्रश्न है, हम दूसरे दिन घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, लेखक उस समय कहाँ की यात्रा पर था? तो लेखक उस समय तिब्बत की यात्रा पर था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन डांडा की विशेषता प्रकट कर रहा है? तो ऑप्शन है, डांडा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, डांडा खूबसूरत पर्यटन स्थल है, डांडा पहाड़ की खूबसूरत घाटियों में स्थित है, या डांडा समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, समुद्र तल से डांडा की ऊंचाई 17 से 18 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न है, उत्तर की ओर दिखने वाले पहाड़ की चोटियाँ कैसी थी? ऑप्शन है, बर्फ विहीन, हरियाली से भरपूर, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से मुक्त, या बहुत कम बर्फ वाली। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बहुत कम बर्फ वाली। अगला प्रश्न है, हांडे के देवता के स्थान को सजाया जाना लोगों के किस विशेषता की ओर संकेत करता है? तो लोगों की किस विशेष अंधविश्वासी होने का, या उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर होने का, या उनकी कला प्रियता का, या मितव्ययी होने का? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के होने की विशेषता को संकेत करता है। अगला प्रश्न है कि हजारों श्वेत शिखर में निहित विशेषण भेद कौन सा है? तो इसमें विशेषण भेद आपको बताना है। ऑप्शन है, परिणामवाचक या संकेतवाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक, परिणामवाचक एवं गुणवाचक। तो यहाँ पर हजारों श्वेत शिखर में निहित विशेषण भेद है संख्यावाचक तथा गुणवाचक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगी, वहां से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर आपको इसका PDF मिलेगा।